नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र में बीजेपी 130 सीटों पर आगे चल रही है। महायुति को कांग्रेस के गठबंधन से 4 गुना से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी सब धाराशायी हो चुके हैं। बीजेपी ने हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों ही महाराष्ट्र में दोहरा दिया। हरियाणा इस मायने में दोहराया कि यहां की जीत को महाराष्ट्र में भी बरकरार रखा और मध्य प्रदेश को इस मायने में दोहरा दिया कि वहां चलाई गई लाडली बहन योजना की नकल महाराष्ट्र में काम कर गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हारने की बात कही जा रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के आखिरी महीनों में बहनों के खातों में पैसा डालना शुरू किया और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। महाराष्ट्र में भी बीजेपी आखिरी चरण में जून में लाडकी बहन योजना लॉन्च करती है और 2.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 7,500 रुपया मतदान से पहले डाल दिया जाता है। इस योजना का असर बीजेपी देखने लगी थी, इसलिए मुख्यमंत्री शिंदे अपनी सभाओं में कहने लगे, अभी 1,500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, आगे इसे बढ़ाकर 3,000 रुपया कर देंगे। महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे जितनी भी महिलाएं हैं, उससे 2.5 गुना से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। राज्य में 4.69 करोड़ महिला वोटर हैं। 50% से अधिक के खाते में 7,500 रुपया जा चुका था मतदान से पहले। 18 से 65 की उम्र के बीच की महिलाओं के लिए यह स्कीम लाई गई थी। महिला वोटरों की संख्या में हुई 6% की वृद्धि ने भी महायुति की सहायता की होगी। 52 लाख नई महिला मतदाता इस बार सूची में शामिल हुई हैं। जाहिर है इससे बीजेपी को फायदा मिला होगा। 46,000 करोड़ की यह योजना अपने आप में राज्य की बड़ी योजनाओं में से एक बन गई। भारत में सिर्फ 50% लोग ही दिन में 3 बार खाना खा पाते हैं। 74% लोग पोषक खाना नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसी फरवरी में मराठा कोटा रिपोर्ट के आधार पर बताया कि महाराष्ट्र की 21% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। 21%। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 557 किसानों की खुदकुशी से मौत हो गई। ज्यादातर मौतें पानी की कमी के चलते फसल खराब होने और कर्ज बढ़ने के कारण हुई। 2023 में 2800 से अधिक किसानों की खुदकुशी से मौत हुई। जिस राज्य में इतनी गरीबी हो वहां पर हर महीने 1,500 रुपए की सहायता बहुत अहमियत रखती है। जहां इतनी गरीबी हो वहां सरकार खाते में 1,500 रुपए डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम केवल सवाल की जगह भरना रह गया है। हरियाणा में भी लाडो लक्ष्मी योजना का वादा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। मीडिया रिपोर्ट से लगता है सरकार बनने के बाद यह योजना लॉन्च कर दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत महिलाओं के खाते में 2,100 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह से खाते में पैसे देने की योजना शुरू होती है तब जब राहुल गांधी 2019 में न्याय योजना की बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के 20% सबसे गरीब परिवार यानी 5 करोड़ परिवारों को साल में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। राशि घर की महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। 2024 में राहुल गांधी ने 72,000 से बढ़ाकर हर साल 1 लाख देने का वादा किया और इसका नाम महालक्ष्मी योजना रख दिया। वादा था बिना शर्त सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपया डाल दिया जाएगा। आप 2019 के अखबारों में न्याय योजना को सर्च कीजिए, किस तरह से विश्लेषण किया गया है। जगह जगह आर्टिकल मिलेंगे कि न्याय योजना से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ने वाला है। राहुल की यह सोच मूर्खतापूर्ण है, यह सब बताया गया है। इस लेवल की इस योजना की निंदा की गई, लेकिन बाद में जब बीजेपी इसी से मिलती जुलती एक योजना लॉन्च करती है, उसे मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है। कोई गिनती कर सकता है कि न्याय योजना की निंदा में बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कितने लेख लिखे और इसे मूर्खतापूर्ण विचार घोषित किया, अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया। तब राहुल गांधी ने हर महीने 6,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 2019 में न्याय योजना की चर्चा तक होने नहीं दी गई, केवल आलोचनाएं छपती रहीं।
एक तरह से राहुल गांधी ने जो योजना लॉन्च की उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी ही तरह की योजना अपनाकर बीजेपी चुनाव जीतने लग गई। बीजेपी की इस पर नजर तो पड़ गई थी। एक तरफ रेवड़ी की बहस चलाकर इस तरह की योजनाओं पर अटैक शुरू हुआ और दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी तरह की योजनाएं लागू करनी शुरू कर दी। उसी साल 2019 में, फरवरी 2019 में नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च करते हैं और करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपया लोकसभा चुनाव के पहले भेज दिया जाता है। आज भी यह योजना जारी है। इस तरह की योजनाओं की आलोचना करने वाली बीजेपी ने जब इस फॉर्मूला को अपनाया तो खुद को इस मायने में अलग बताया कि हिसाब किताब लगाकर लॉन्च किया गया है। विपक्षी दल की तरफ बिना सोचे समझे वादा नहीं किया गया। इस बात में खास दम नहीं, बस गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए बीजेपी अपनी बात स्थापित करने में सफल हो गई या योजना को कार्यान्वित करने का मौका उसे बेहतर तरीके से मिल गया। कायदे से देखें तो हेमंत सोरेन विपक्ष के हैं। उनकी भी मैया सम्मान योजना उनके लिए फायदेमंद साबित हुई, तो क्या उन्होंने सोच समझकर यह योजना लागू नहीं की? तो क्या महिला वोटर के पास पहुंचने का यही एकमात्र जरिया रह गया है? अगर है तो इसके कारणों पर विस्तार से सोचा जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? आपने कई रिपोर्ट देखी होगी, गरीबी की, महंगाई की। अपने आसपास ही देख लीजिए, महिलाएं घर का खर्चा चलाने के लिए बड़ी संख्या में महानगरों में पलायन कर रही हैं और हर घर में गांव देहात से आई कोई ना कोई महिला काम करती है। वही महिला अपनी कमाई पूरी करने के लिए कई घरों में काम करती है। उसे तब भी उतना ही मिलता है कि किसी तरह गुजारा चल सके, कुछ पैसे बचाकर पीछे अपने बच्चों के लिए भेज सके। उसका जीवन आर्थिक तनाव से घिरा हुआ है। ऐसे में उसके खाते में आने वाली कोई भी रकम बड़ी राहत दे सकती है। आखिर उसे मिलता क्या है? कम से कम 1500-2100 रुपया महीना तो आया। घोटालों की खबरें वो पढ़ती होगी, जानती होगी। यही लगता होगा कि सरकार का खजाना जब लूट रहे हैं तो उसका हिस्सा कुछ उसे भी मिल जाए। इन महिलाओं के जीवन में झांक कर देखिए कितनी आर्थिक तंगी है। उसमें ये पैसा बारिश की बूंदों की तरह काम करेगा ही। आप इस सवाल पर बहस कर सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बीजेपी को यह सफलता लाडकी बहन योजना के कारण मिली? एक सवाल का जवाब और मिल जाता तो अच्छा रहता कि अगर यही पैसा मर्दों के खाते में दिया जाता तो परिणाम कैसा होता? क्या ऐसा ही होता? एक सवाल और है, जब महिलाएं इतनी गरीबी झेल रही थीं कि महीने के 3000 से 2100 से 1500 से उन्हें राहत मिलने लगी, तब तो उसी राज्य में युवाओं ने बेरोजगारी भी झेली होगी, मर्दों ने कम कमाई वाली नौकरी का सामना भी किया होगा। तो क्या ये सारे सवाल 3000 रुपए में हल हो गए? रेवड़ी की बहस का क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी के खिलाफ खूब बहस चलाई, कितने भाषण दिए। गोदी मीडिया ने उनके भाषण के बाद सैकड़ों डिबेट किए। आप उन डिबेट को निकालकर देख सकते हैं कितने संपादकीय हिंदी अखबारों में लिखे गए। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में लिखे गए कि वे रेवड़ी कल्चर का ठीक विरोध करते हैं। विपक्ष केवल चुनाव जीतने के लिए इस तरह की योजनाओं की बात करता है, उसे देश की अर्थव्यवस्था की परवाह नहीं। क्या कोई एक भी डिबेट कर पाएगा इस बात पर कि रेवड़ी गलत है? अब जब महाराष्ट्र के नतीजे ने रेवड़ी की आत्मा को शांति दे दी है, तृप्ति दे दी है, अब रेवड़ी मास्टर स्ट्रोक हो चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव में पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ, इसे जानने वाले अब चुप रह जाएंगे। वे केवल नतीजों के दम पर हर गलत को सही और हर सही को गलत बताते हुए निकल जाएंगे। अब वो सारे कारण नेपथ्य में भेजे जा चुके हैं कि 6 महीना पहले लोकसभा में बीजेपी क्यों हार गई थी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में प्रशासन और चुनाव आयोग का हाल आपने देखा। बात यह है कि नतीजों के दिन इन सब चीजों पर बात करने का रिवाज समाप्त हो चुका है। जो भी जीत जाता है उसकी तारीफ होने लग जाती है। लोकसभा के समय कहा जा रहा था महाराष्ट्र में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात भेजे जा रहे हैं और महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। बीजेपी ने शिवसेना एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति की अस्मिता को चोट पहुंचाई है, लेकिन यह बात 6 महीने में ही हवा हो गई। अब कहा जा रहा है महाराष्ट्र की जनता के लिए यह मुद्दा नहीं था। जितनी सीटें महाविकास अघाड़ी को आई हैं,
कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार को मिलाकर उतनी तो शिवसेना शिंदे को अकेले आ गई हैं। वही कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में ठीक से चुनाव लड़ती हुई बताई गई और वही कांग्रेस विधानसभा का चुनाव ठीक से नहीं लड़ती हुई बताई जा रही है। ऐसे ऐसे तर्कों से आप चुनाव की असली तस्वीर के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। अब कहा जा रहा है कि लोकसभा के भाषणों को ही विधानसभा में दोहराया गया, नई नैरेटिव की स्थापना नहीं की गई। तो क्या यह इतनी बड़ी गलती थी? महाराष्ट्र की जनता नए नए भाषण की उम्मीद कर रही थी, तो बीजेपी के खेमे से उसे कौन सा नया भाषण मिल गया? इसलिए विश्लेषण से आपको कभी भी सही जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव पर्दे के पीछे से कैसे जीता जाता है कोई नहीं जानता, जानकर भी नहीं बोल पाता। अब जीत हो गई है, इस जीत के हजार नायक सामने लाए जाएंगे। जल्दी ही अखबारों में आरएसएस की हजारों सैकड़ों बैठकों और उनके कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम के बारे में आपको तरह तरह की रिपोर्ट और विश्लेषण पढ़ने को मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के ही सहयोगी नेता कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे टाइप का नारा नहीं चलता, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस नारे ने भी काम कर दिया। ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी आगे निकल गई। तो जो भी तर्क दिए जाते हैं वो हार और जीत के साथ सही लगते हैं और गलत हो जाते हैं। टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि महाराष्ट्र के ऊपर 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन उन्होंने लाडकी बहन योजना के लिए अपना हिसाब लगाया, ठीक से कैलकुलेट किया, जो विपक्ष नहीं करता। जैसे विपक्ष को कैलकुलेट करना नहीं आता। झारखंड में हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना यूं ही लॉन्च कर दी। इसलिए हमारा कहना है कि नतीजे के दिन नंबर तो होते हैं, लेकिन उस नंबर के पीछे के जो तर्क दिए जाते हैं उन नंबरों को सही बताने के लिए दिए जाते हैं। जो तर्क नहीं दिए जाते हैं और जो दिए जाते हैं, असली कारण उनके बीच या उनके पीछे कहीं छिपे होते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 28 सीटों पर लड़ती है, 9 सीटों पर जीत हासिल करती है। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी हार महाराष्ट्र में मिली थी। जो बड़ा झटका था वो महाराष्ट्र में मिला था। 2019 की तुलना में बीजेपी की बड़ी हार होती है 2024 में महाराष्ट्र में। अब वही बीजेपी 6 महीने बाद के विधानसभा में ऐसी जीत हासिल करती है कि लोग कहने लग गए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो सबको आ रहा है। 152 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 130 से अधिक सीटों पर बीजेपी आगे बताई जा रही है। इतनी सीटें तो बीजेपी को 2014 में भी नहीं मिली, जब मोदी लहर के बाद विधानसभा का वहां चुनाव हुआ था और विपक्षी दल पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वह सरकार बना सके। 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़ी जीत 2024 में बीजेपी को मिली है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 147 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 44 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 के विधानसभा चुनाव में खराब था। 2024 के विधानसभा में 101 सीटों पर लड़कर 20 सीटों पर जीतना मुश्किल लग रहा है। क्या यह सब लाडकी बहन योजना के कारण ही हो गया, या कई ऐसे कारण हैं जिनके बारे में जानने वाले जानते हैं, मगर अब बोलने से क्या होगा? कारण कांग्रेस की रणनीति के भीतर भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसा बटा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की चीजें पकड़ी गई हैं, इनका क्या रोल रहा है अब कोई बात नहीं करेगा। हरियाणा में जब कांग्रेस हारी तो कहा गया इंडिया गठबंधन मिलकर नहीं लड़ रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में तो मिलकर लड़ ही रहे थे। जितनी खटपट बीजेपी के गठबंधन में थी, कमोबेश उतनी ही खटपट कांग्रेस के गठबंधन में नजर आई। लोकसभा के नतीजों को अगर महाविकास अघाड़ी दोहरा देती तो 95 सीटें और मिल जाती, लेकिन महाविकास अघाड़ी नहीं दोहरा सकी। पूरे महाविकास अघाड़ी को जितनी सीटें आई हैं उतनी अकेली शिवसेना शिंदे की पार्टी को आई हैं। शानदार स्ट्राइक रेट है, बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट शानदार है। चुनाव आयोग के कारण महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को वक्त तो मिला। इस फैसले का बीजेपी की जीत में क्या योगदान है, इस पर भी बात कर लीजिए। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 2000 से अधिक फैसले लिए। मीडिया में यह सब छपा है। मुंबई में प्रवेश करने के नाके को फ्री कर दिया, लाडकी बहन योजना की किश्तें जारी कर दी गईं। चुनाव जीतने के लिए जो भी किया जा सकता था, आखिरी वक्त में फैसले लिए जाने लगे।
सारा फोकस लेकिन लाडकी बहन योजना पर रखा गया। चुनाव आयोग पर किसी का ध्यान नहीं है। यह नहीं भुलाया जा सकता है कि अब वो राज्य है जहां व्यापार और राजनीति के एक तंत्र ने सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक मर्यादा, विचारधारा के सारे नियम तोड़ दिए हैं। कौन किसके इशारे पर बैठ गया होगा, टिकट लेकर हार गया होगा, यह सब आप कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन राज्य की राजनीति को भीतर से जानने वाले आपको गुप्त चर्चाओं में यही सारी बातें बताएंगे। राज्य की दो सबसे बड़ी स्थानीय पार्टियों को बांट दिया गया। यह ऐसा दुर्लभ चुनाव है जहां शिवसेना विपक्ष में भी है और पक्ष में भी, एनसीपी पक्ष में भी है और विपक्ष में भी। अजीत पवार ने 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 39 पर बढ़त बना ली। शरद पवार ने 86 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 19 पर ही आगे रह पाए इनके उम्मीदवार। शरद पवार, अजीत पवार, अमित शाह की बैठक कहां होती है? अदानी के घर पर। शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव 36 सीटों पर एक दूसरे के सामने थे। शिंदे की पार्टी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, 55 सीटों पर आगे चल रही है। उद्धव ने 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, मात्र 19 पर ही बढ़त है। यह भी याद रखना चाहिए कि लोकसभा में भी शिंदे की जीत उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जीत से बेहतर थी। बीजेपी के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन के बीच वोटों का अंतर, कुल वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। इस बार शिंदे बहुत आगे निकल गए। इस बार कौन सी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, यही असली शिवसेना, असली एनसीपी होने के दावे के लिए अहम था। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी और शिवसेना में कौन असली है फैसला तो हुआ नहीं, लेकिन जनता के बीच होने की बात कही जा रही है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं जनता ने फैसला दे दिया। क्या अब कानून के मामले में फैसला जनता का सर्वोच्च माना जाएगा? पार्टी का टूटना तो कानूनी मामला है, सिंबल का मामला तो कानूनी मामला है। क्या यह अजीब नहीं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को अब तक दे देना चाहिए था, कोर्ट को जो भी सही या गलत लगता कह देना चाहिए था, वो चुनावी नतीजों से सही हो जाने का दावा किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहब ठाकरे की, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमेसी अजीत पवार जी को मिली है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत कह रहे हैं उन्हें यह नतीजा कबूल नहीं है, लेकिन उनके पास तो पार्टी थी, कार्यकर्ता थे, संगठन था। जब चुनाव के पीछे उनके हिसाब से हेराफेरी हो रही थी तब उन लोगों ने उजागर क्यों नहीं किया? जिस तरह से यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब मिल गए थे और एक एक घटना की रिपोर्ट करने लगे थे। महाविकास अघाड़ी ऐसा क्या कर रही थी महाराष्ट्र के चुनाव में, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बुरी तरह हरा दिया है। लोकसभा में इंडिया गठबंधन को जो बढ़त मिली थी वो हरियाणा और महाराष्ट्र के कारण गंवा चुकी है और हारने के बाद भी बीजेपी ने अपने आप को संभाल लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है। कांग्रेस की नजर से देखिए तो झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन के भीतर काफी कमजोर हो चुकी है। यहां से कांग्रेस अब आगे कैसे उठेगी उसे ही सोचना है। राजनीति में आज का हीरो कल फ्लॉप हो जाता है, कल का फ्लॉप आज का हीरो हो जाता है। लेकिन 24 साल के पैमाने पर देखिए तो नरेंद्र मोदी इधर उधर बीच में कभी कभार हारते हुए भी लगातार सत्ता में मजबूती से बने हुए हैं, उन्हें कोई नहीं हरा पाया। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वापसी तो की, मगर वो अपनी वापसी को बड़ी जीत में नहीं बदल पा रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।